बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 3 के हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तक किया था, उसके रेलिवेंट न्यूमेरिकल, उससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके रेलिवेंट जितने न्यूमेरिकल बनते थे उनको हमने सबको सॉल्व किया था। लास्ट एक आर्टिकल रह गया था बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो इंशाल्लाह हम जो है वो बाद में करेंगे। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तकरीबन हाफ़ चैप्टर वर्क के रेलिवेंट है और हाफ़ चैप्टर जो है वो एनर्जी के रेलिवेंट है। तो पहले हिस्से में हमने देखना है कि हमारे पास वर्क क्या होता है। तो वर्क के रेलिवेंट मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि सपोज़ करें कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन है, मैं कह देता हूँ पोजीशन ए पर है। आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, सपोज़ करते हैं हम इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई करते हैं। F फोर्स अप्लाई करने के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। कितनी चेंज करता है? पोजीशन ए से मूव करके कहाँ आ जाता है? पोजीशन बी पर आ जाता है। ए और बी का दरमियानी फासला मैं क्या देता हूँ कितना है? वो डी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने F फोर्स अप्लाई की और उसकी वजह से उसने क्या किया है? डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। तो हम क्या करें? अप्लाइड फोर्स और जो हमने इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लें, जो नई क्वांटिटी आती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वर्क का नाम दे देते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। क्या है ये? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? The dot product of force and displacement is called work। तो ये हमारे पास वर्क आ जाता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, जैसे हमारे पास 2 वेक्टर होते हैं A डॉट B, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल आता है? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या है? अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे ओपन करता हूँ, W इज़ इक्वल टू F डॉट D, तो ये कैसे बनेगा मेरे पास? ये सपोज करें वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? F का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम चाहे F मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से आप D जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस इक्वेशन को यानी मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है? 2 वेक्टर थे, मल्टीप्लाई किया तो ये सारे क्या आ गया? स्केलर। अब ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी। और एंगल भी क्या है? स्केलर है। तो स्केलर 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 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी क्या मिलता है? स्केलर। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वर्क हमारे पास कौन सी क्वान्टिटी है? वो स्केलर क्वान्टिटी है। ठीक है, अब स्केलर हैं ये सारे, मैं इनकी जगह को क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? W इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, F cos थीटा इंटू डी। एंगल कहाँ पर आता है? जब भी किसी क्वांटिटी का हम कंपोनेंट बनाते हैं उसके साथ किस चीज़ का लफ्ज़ लिखा जाता है? एंगल का। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन के अंदर मैं यहाँ पर वेक्टर है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ A, तो ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला A cos थीटा और ये वाला क्या आ जाएगा? A sin थीटा। तो ये यानी ये वेक्टर A है, ये इसका क्या है? X कंपोनेंट, और ये क्या बन गया? इसका Y कंपोनेंट। तो ये मेरे पास क्या आ गया? फोर्स का कंपोनेंट, और ये साथ में क्या आ गई है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या? एक डेफिनेशन तो मेरे पास ये आ गई है जो इक्वेशन 1 है, एक डेफिनेशन ये बन गई है डॉट प्रोडक्ट की, या यूँ कह लें कि हम वर्क की क्या बन गई है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। अब दूसरी डेफिनेशन ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? देखें,
ये क्या है ब्रैकेट, यानी ये वाली और ये वाली दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिसके साथ आप एंगल लिखते हैं उसके साथ किस चीज़ का लफ्ज़ बोला जाता है, कंपोनेंट का बोला जाता है। जैसे मैंने देखें यहाँ पे एंगल लिखा, ये क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये कौन सा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस है। तो इसी तरीके से देखें मैं इसको क्या लिखूँगा, दोनों ब्रैकेट में हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, हमारे पास वर्क के जो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जी यहाँ पे हम सेकंड डेफिनेशन बना देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ component of force and displacement is called work। एक ये डेफिनेशन आ गई है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन हमारे पास वर्क की आ गई। अब देखें मैं इसको यहाँ से थर्ड डेफिनेशन भी बना सकता हूँ। अब जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या लिखा था हमने, W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। मैंने क्या किया था, पहले एफ कॉज थीटा और डी लिखा था। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी कॉज थीटा। पहले कंपोनेंट किस चीज़ का था, देखिए एंगल फोर्स के साथ लिखा हुआ, तो हमने क्या कहा था, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए एंगल किस चीज़ के साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी ये डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जिसके साथ आपने एंगल लिखना उसके साथ किस चीज़ का लफ्ज़ लगा देना है, कंपोनेंट का लगा देना। क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। तो ये हमारे पास वर्क आ गया। अब अगर हम इसका यूनिट बनाना चाहें कि हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होता है, तो देखें W किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास एफ डी के इक्वल है। तो W एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो क्या आ जाता है, इसका यूनिट आ जाता है। और न्यूटन पर जो मीटर है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर किस चीज़ के इक्वल होता है, वो जौल के जो वो इक्वल होता है। तो इस वजह से हमें क्या पता चला, वर्क डन का हमारे पास यूनिट क्या आ जाता है, वो जौल आ जाता है। ठीक है, अब हमने चूँकि इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व है, हमने देखना है कि कब हमारे पास वर्क पॉजिटिव होता है, कब हमारे पास वर्क नेगेटिव होता है, कब मैक्सिमम होता है हमारे पास, कब जो है वो ज़ीरो होता है। तो डिफरेंट एंगल के लिए हमने यहाँ से इसका जो वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हम देख सकते हैं, इक्वेशन क्या है मेरे पास, W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यानी एंगल ने हमें बताना है कि हमारे पास कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब हमारे पास वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे थीटा पुट कर देता हूँ 0 डिग्री, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, W इज़ इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 क्या होता है, 1, तो W किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एफ डी। इसका मतलब क्या, फोर्स मेरे वर्क डन मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इससे क्या पता चला, जब हमारे पास किस चीज़ में, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो, एंगल 0 हो, तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ थीटा 90 डिग्री, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 90। काज ऑफ 90 कितना होता है, 0 होता है। अब काज 90 0 पुट किया हमने, तो वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, 0। इसका मतलब क्या, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, मिनिमम। एक हमारे पास आ गया मैक्सिमम, दूसरा वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, वो मिनिमम हो गया। तीसरा अगर हम देखें वर्क डन नेगेटिव कब होता है, अगर देखें मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, W इज़ इक्वल टू एफ डी काज 180 कितना होता है, -1, तो W क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एफ डी। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो इससे क्या पता चला, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी थीटा कितना हो, 180 हो, तब वर्क हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 0 पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम है,
और 90 पुट करें तो मिनिमम है, और अगर हम 180 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो इससे अब कुछ कंडीशन याद रखनी है आपने कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है। तो आपने लिखना है कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क कब, जब हमारा थीटा कहाँ से शुरू हो, थीटा हमारा होना चाहिए 0 से लेकर 90 से कम। जब भी हमारा एंगल 0 से स्टार्ट हो और 90 से कम हो तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। यानी 90 से कम क्या होता है, 89। 0 से लेकर 89 तक जब भी आप आंसर पुट करेंगे तो आपका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जब भी आप ये वाला एंगल पुट करेंगे। और जब आप क्या आएगा आपके पास नेगेटिव वर्क आपके पास कहाँ होता है कि जब आप कहाँ कितना थीटा पुट करें, थीटा आपका होना चाहिए 90, या यूँ कह लेंगे चलें नेगेटिव 91 से लेकर आपका कितना होना चाहिए 180 तक, तब आपके पास वर्क क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और आपके पास ज़ीरो वर्क कब होता है, जब आपके पास थीटा एग्जैक्टली क्या हो 90 हो, या आपके पास कितना हो 270 हो, तब आपके पास जो वर्क जो वो 0 तक। पॉजिटिव वर्क कहाँ रहता है, 0 से लेकर 89 तक आपके पास वर्क जो है वो पॉजिटिव रहता है। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब आपके पास थीटा कितना हो 91 से लेकर 180 तक हो। आप कोई भी इसमें से वैल्यू लेकर पुट करके देखिए, आपके पास आंसर नेगेटिव मिलेगा। और 0 कब होता है, जब 90 पर हो या 270 पर हो, तो आपके पास एग्जैक्टली आपके पास क्या मिलता है, वर्क डन जो है वो 0 मिल जाता है। तो ये हमारे पास वर्क डन था, और वर्क डन की जो हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स हमने देखी थी। तो आपने इसको यहीं तक तैयार करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका मंडे को टेस्ट है, मंडे को टेस्ट में मैंने आपको पहले बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उसके रेलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए थे वो हैं। तो प्रोजेक्टाइल वाला पूरा आर्टिकल, उसके रेलेवेंट जितने हैं MCQs जो हैं बुक के एंड पे दिए होते हैं वो आपने करने हैं, और न्यूमेरिकल करने हैं, और उनके रेलेवेंट सिर्फ प्रोजेक्टाइल के रेलेवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट में, उसके अलावा मैंने किसी आर्टिकल से नहीं देना, ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनसे मैं किसी चीज़ से नहीं दूंगा पेपर। सिर्फ ये 3-4 जो बनी हैं चीज़ें, यानी न्यूमेरिकल हैं प्रोजेक्टाइल के, शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल के। यानी अलगर्ज आपने प्रोजेक्टाइल को अच्छे तरीके से तैयार करना, न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, हर लिहाज से, MCQs के लिहाज से। तो ये इंशाल्लाह मंडे को आपका जो है वो टेस्ट होगा, तो संडे है कल, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।